प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। चलिए बच्चों, हम अपने आज के राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण प्रैक्टिस सेट जो कि है कक्षा 5 विषय पर्यावरण अध्ययन को हल करते हैं। तो चलिए बच्चों, हम अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए मानचित्र में डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड के सामने कौन सा मार्ग है। तो यहाँ पे इन्होंने पूछ रखा डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड के सामने कौन सा मार्ग है। तो चलिए बच्चों, पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो है इन्होंने जो दे रखा है ये नक्शा दे रखा है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर राष्ट्रीय भवन है, फिर उसके नीचे विजय चौक है, फिर ये रफ़ी मार्ग, जनपथ, ये राजपथ, ये सीधा जो आ रहा है राजपथ, ये वाला जनपथ हो गया। ठीक है बेटा, ये नेशनल स्टेडियम है यहाँ पे जो नीचे दिखा रखा है। ये वाला जो है जाकिर हुसैन रोड है। कौन से वाला है? जाकिर हुसैन रोड है जो है। और इसके सामने बिल्कुल जाकिर हुसैन के सामने कस्तूरबा गांधी मार्ग, ये वाला बेटा तिलक मार्ग है। और इसके ये वाला सीधा तिलक मार्ग निकल जाता है और मान रोड ये वाला रोड है। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जाकिर हुसैन रोड के सामने कौन सा रोड है। तो हमें पता है जाकिर हुसैन तो ये वाला रोड है बेटा, जाकिर हुसैन वाला रोड ये है। इसके सामने कौन सा मार्ग है? जाकिर हुसैन के मार्ग है। इसके सामने कस्तूरबा गांधी मार्ग। तो इस तरीके से आपको ये मैप पढ़ना होता है। जाकिर हुसैन रोड के सामने कस्तूरबा गांधी मार्ग। क्या ऑप्शन में है? कस्तूरबा गांधी मार्ग। चलिए देखते हैं। यस, बिल्कुल है, विकल्प 4 कस्तूरबा गांधी मार्ग। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कस्तूरबा गांधी मार्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा सेकंड प्रश्न है, दिए गए मानचित्र को ध्यान से देखिए। तो बेटा ये भारत का मानचित्र है, इसमें भारत के पड़ोसी देश दिखा रखे हैं, जैसे जिनसे भारत की देश की सीमाएं टच होती हैं। ठीक है, भारत का पड़ोसी देश है पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका। तो कितने पड़ोसी देश हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 पड़ोसी देश। वैसे बेटा अफ़गानिस्तान जो है उससे भी थोड़ी सी भारत की सीमा टच होती है। ठीक है, तो लेकिन अभी हम इस मैप में यही दे रखे हैं तो इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो एक बार दोबारा देखते हैं। पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका। तो चलिए बच्चों, हम प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न क्या है? हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है। बेटा जैसे कि हमने देखा था नेपाल तो है, श्रीलंका भी था, बांग्लादेश वो भी था, फ्रांस नहीं था। तो इन्होंने पूछ रखा पड़ोसी देश नहीं है। तो फ्रांस इज़ द करेक्ट आंसर। फ्रांस हमारा पड़ोसी देश नहीं है, बाकी ये तीनों हमारे पड़ोसी देश हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के दक्षिण में कौन सा पड़ोसी देश है? नेपाल, भूटान, म्यांमार या श्रीलंका। तो बेटा जैसे ये भारत का नक्शा है तो यहाँ पे भारत का कौन सा पड़ोसी देश है? हम सभी को पता है कि ये है श्रीलंका। तो विकल्प 4 जो है वो सही उत्तर होगा, श्रीलंका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के लोग लकड़ी और पत्थर के बने घरों में रहते हैं, वे अपने घरों की छतों को ढलवा बनाते हैं। बेटा हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो हिमाचल प्रदेश के जो घर होते हैं उनकी छतें ऐसे ढलवा होती है। देखो ऐसी, जैसे मैंने दिखा रखी हैं। क्यों होती है बेटा? ऑप्शन देखते हैं। उन पर बच्चे खेल ना सके, ऑब्वियसली खेल तो सकते नहीं, लेकिन ये सही रीज़न नहीं होगा। उन पर बर्फ़ ना जमा हो, उन पर पक्षी ना बैठे। वैसे सही रीज़न इसका बेटा मैं आपको बता देती हूँ, विकल्प 2 ही इसका सही उत्तर है। उन पर बर्फ़ ना जमा हो। अगर मान लो पानी या बर्फ़ ना जमा हो, मान लो यहाँ से पानी या बर्फ़ गिर रहे हैं तो ऐसे का ऐसे नीचे गिर जाए, ऐसे यहाँ पे नीचे गिर जाए और बर्फ़ जमा ना हो, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, बर्फ़बारी भी होती है। तो वहाँ पर बर्फ़ जमा ना हो, बर्फ़ नीचे गिर जाए, पानी भी जमा ना हो। पानी अगर बर्फ़ जमा हो गई तो छत नीचे आ जाएगी, पानी जमा हो गया तो भी छत नीचे आ जाएगी। तो रीज़न उसका यही है, वहाँ पर बर्फ़ जमा ना हो। ठीक है, तो विकल्प 2 उसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, निम्न में से कौन सी वस्तु पानी में तैरेगी। तो ये आप एक्सपेरिमेंट घर पे करके देख सकते हो। हमारे पास 4 ऑप्शन है, स्टील की प्लेट, कील, पत्थर, कंचा। तो इसका पहला विकल्प सही होगा बेटा। जो स्टील की प्लेट होती है वो वस्तु पानी के ऊपर तैरेगी। आप एक बाल्टी लेना या फिर एक बड़ा सा टब लेना, उसमें ये सारी चीज़ें डाल के देखना। कंचा डालोगे, कंचा डूब जाएगा, पत्थर डालोगे, पत्थर डूब जाएगा,
कील डालोगे, कील भी डूब जाएगी, लेकिन जो स्टील की प्लेट है वो ऊपर तैरेगी। ठीक है, इसका कारण आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे कि इसके पीछे क्या कारण होता है। ठीक है बेटा, लेकिन इसमें क्या है, स्टील की प्लेट जो है वो तैरेगी। एक्चुअली इसका मैं रियल रीज़न यहाँ पे बता देती हूँ कि जो वो चीज़ होती है, जो वस्तु जब हम पानी पर डालते हैं तो उसके द्वारा जो हटाया गया पानी है उसके मुकाबले उस वस्तु का भार अधिक होता है, इसलिए वो डूब जाती है। अगर उस वस्तु ने अपने वज़न के मुकाबले कम पानी हटाया है तो वो उस पर तैरेगी। ठीक है, तो ये इसका रीज़न है। चलिए नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 है, उल्टी और दस्त लगने पर डॉक्टर मरीज क्या पिलाने की सलाह देते हैं, पिलाते रहने की सलाह देते हैं। नंबर 1 ORS का घोल, नंबर 2 छाछ, नंबर 3 दूध, नंबर 4 चाय। तो बेटा इसका हमारा सही ऑप्शन होगा विकल्प A ORS का घोल। ORS ओरल रीडिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, O से ओरल रीडिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो जब भी हमें उल्टी या दस्त लगते हैं तो डॉक्टर हमें सलाह देते हैं कि हम बार बार ORS का घोल पूरा दिन पीते रहे। ठीक है, ओरल रीडिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भूकंप आने पर हमें निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन देखो बेटा, क्या नहीं करना चाहिए इन्होंने पूछा है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है, मेज के नीचे छिप जाना चाहिए, बिल्कुल। बस्ते या किताब को सिर पर रखना चाहिए, बिल्कुल। खुली जगह में खड़े हो जाना चाहिए, बिल्कुल। पेड़ के नीचे नहीं बेटा, ये हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर पेड़ गिर गया तो हमें चोट लग सकती है। तो क्वेश्चन में यही पूछ रखा क्या नहीं करना चाहिए, तो विकल्प 4 जो है वो सही उत्तर है, पेड़ के नीचे खड़ा होना, ये हमें नहीं करना चाहिए। बाकी जब भी भूकंप आता है, अगर आप अपने कमरे में हो तो कोने में जाकर खड़े हो जाओ। ठीक है, हमें कोने में खड़ा हो जाना चाहिए ताकि दीवार हम पर टूटकर ना गिरे। या फिर मेज के नीचे छिप जाना चाहिए, कोई बड़ी मेज हो उसके नीचे छिप जाओ। बस्ते या कॉपी को ऐसे सिर पर रख लो ताकि कोई भारी वस्तु है वो उस पर आकर गिर जाए, हमारा सिर फूटने से बच जाए। और सबसे अच्छा है, हमें खुली जगह में चले जाना चाहिए जहाँ आसपास कुछ भी ना हो, हमारे ऊपर कुछ भी गिरने का डर ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बीजों के अंकुरित होने पर उसमें सबसे पहले क्या परिवर्तन दिखाई देता है। तो बेटा ये है जैसे सीड जर्मिनेशन, आपने पढ़ा होगा, बीज का अंकुरित होना। तो हमारे पास 4 विकल्प है, उसकी जड़ें निकल जाती है, उसकी शाखाएं निकल आती है, उसके फूल निकल आते हैं, उस पर फल आने लग जाते हैं। तो बेटा ये बीज कुछ इस टाइप का होता है। तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, उसकी जड़ें निकल जाती है। ऐसे मान लो ये ज़मीन के नीचे हमने बीज बोया था तो उसकी जड़ें जैसे रुएदार सी जड़ें जो होती है वो निकल आती हैं। तो विकल्प 1 जो वो सही उत्तर होगा, उसकी जड़ें निकल आती है। ठीक है, यहाँ से वो बीज फूट जाता है और बीज फूट के उसकी जड़ें मिट्टी में पकड़ कर लेती है, जो कि पानी, जड़ें क्या होती है, पानी सोखती है। जब हम पानी देते हैं, जड़ें ही तो होती है जो पूरे पौधे में पानी को पहुँचाती है। तो सबसे पहले उसकी जड़ें निकल आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न चित्रों में ग्लोब पर कौन सी, निम्न चित्रों में ग्लोब पर कौन सी रेखा कर्क रेखा को दर्शा रही है। कर्क रेखा, देखिए बेटा मैं आपको यहाँ पे पूरा बता देती हूँ। ये मान लो हमारा ग्लोब है, ठीक है, पृथ्वी है। तो यहाँ पे जो बीचों बीच पृथ्वी की जो रेखा निकलती है, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे 0 डिग्री पे होती है, तो ये होती है बेटा भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा होती है, भूमध्य रेखा। इसको हम विषुवत रेखा भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, फिर इसके ऊपर एक रेखा होती है ये वाली, ये होती है बेटा 23.5 डिग्री। ये ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, तो नॉर्थ में ये होती है एक्चुअली कर्क रेखा। क्या होती है, कर्क रेखा। ठीक है, फिर इसी तरीके से नीचे ऐसे ही ये होती है 23.5 डिग्री। ये साउथ की तरफ, ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ।
तो ये वाली जो रेखा होती है ये होती है मकर रेखा, ये होती है बेटा मकर रेखा। तो आप लोगों को पता चल गया। जो बीच वाली जो लाइन होती है ये वाली, ये होती है भूमध्य रेखा। 23.5 डिग्री उत्तर ऊपर की तरफ अगर हम जाएंगे तो ये आ जाती है कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री साउथ दक्षिण की तरफ हम आएंगे तो ये होती है मकर रेखा। तो अगर हम ऐसे ही और थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये आती है 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ जो होता है। तो बेटा ये जो होती है 66.5 डिग्री नॉर्थ ही होती है आर्कटिक रेखा, ठीक है। और अगर हम ऐसे ही नीचे आएंगे तो ये क्या है 66.5 डिग्री साउथ, ये होती है एंटार्कटिक रेखा। और ये वाला होता है उत्तरी ध्रुव, ये होता है दक्षिणी ध्रुव। लेकिन आपको बस इतना ही याद रखना है, ये वाली बीच वाली भूमध्य रेखा जिसको हम विषुवत रेखा भी बोलते हैं, 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ मकर रेखा। चलिए तो इसमें हम देखते हैं कि कौन सा ग्लोब कर्क रेखा को दर्शा रहा है। तो हमने देखा था ये दक्षिण में है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ये तो क्या होती है 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा। चलिए तो ये आ गया 66.5। तो मैंने ये बताया था ये होती है एंटार्कटिक रेखा, तो ये भी गलत हो गया। चलिए अगला देखते हैं 23.5 डिग्री उत्तर, तो ये सही है बेटा, ये सही आंसर होगा। तो जो होता है 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ ही हमारी कर्क रेखा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। पृथ्वी के जिस स्थान पर सूर्य की रोशनी पड़ रही है वह है, तो ये वाला सूरज है, ये हमारी पृथ्वी है। तो इसके जिस स्थान पर ये रोशनी यहाँ पर पड़ रही है, तो ये वाला हिस्सा बेटा दिन होता है जिस स्थान पर रोशनी पड़ती है, और जिस स्थान पर रोशनी नहीं पड़ती है जो अपोजिट साइड में होता है वो रात होती है। जहाँ रोशनी पड़ती है वो दिन, और जहाँ नहीं पड़ती है वो रात होता है। तो ऑप्शन है हमारे पास दिन रात, न दिन न रात। तो जहाँ सूरज की रोशनी पड़ रही है ये वाला हिस्सा, तो ये दिन होगा। तो विकल्प 1 सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगर तुम्हारे स्कूल के आसपास बहुत गंदगी फैली हुई है तो उसे साफ करवाने के लिए तुम किसे पत्र लिखोगे? स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम, वित्त अधिकारी नगर निगम, उद्यान विभाग अधिकारी या निर्माण विभाग? तो बेटा इसका पहला विकल्प ठीक होगा, स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम, क्योंकि साफ सफाई का काम वही देखते हैं। वित्त जो होता है वो पैसों का काम देखेगा। उद्यान जो पेड़ पौधों से रिलेटेड, निर्माण विभाग जो है किसी बिल्डिंग का निर्माण करवाना और रोड का निर्माण या कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है वो देखेगा। तो ये गंदगी वगैरह फैली हुई है उसे साफ़ करवाना आदि ये स्वास्थ्य अधिकारी देखता है। चलिए अब है प्रश्न नंबर 12। शाम को बुखार के साथ ठंडी और कपकपी भी हो रही है। डॉक्टर ने उसे खून टेस्ट करवाने के लिए कहा था। रिपोर्ट में मलेरिया दिखाया। कौन सी बीमारी है उसको? मलेरिया। उसे मलेरिया किस कारण हुआ होगा? क्या आप लोग बता सकते हो मलेरिया क्यों होता है? चलिए हमारे पास विकल्प है, कुत्ते के काटने से नहीं, मक्खी के कारण नहीं, मधुमक्खी के कारण नहीं, मच्छर के काटने से। यस, तो विकल्प 4 जो है वो सही होगा। मलेरिया जो होता है बेटा वो मच्छर के काटने से ही होता है। ठीक है, तो मच्छर के काटने से जो मादा एनाफिलीज में जो मच्छर होती है, एक नामक मादा मच्छर होती है, फीमेल मच्छर होती है एनाफिलीज नाम से, उसी के काटने से मलेरिया होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक टेबल दी गई है बेटा। दिल्ली में कुछ दिनों तक चांद निकलने और डूबने का समय नीचे तालिका में दिया गया है। तो यहाँ पे तारीख है, जैसे 5 जून 2021 को चांद किस टाइम निकला था। ये बेटा जैसे कि ये 24 घंटे वाला समय यहाँ पे दिया है, 19:16, यानी कि शाम के कितने बज गए? 7:16 पर चांद निकला, और सुबह अगले दिन 8:16 पर चांद डूब गया। फिर 6 जून को 20:15, यानी कि 8:15 पे निकला और 9:03 पे डूब गया। फिर 7 जून को 20:58, यानी कि 8:58 पर जो है वो चांद निकला और 9:56 पर डूब गया।
फिर 8 जून को 21:36 यानी कि रात के 9:36 पर चांद निकला है और 10:15 पर डूब गया। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। हमारा प्रश्न है, तालिका के अनुसार किस दिन चांद देरी से निकला। तो यहाँ पे देखिए 19, 20, 21, तो यानी कि यहाँ पे सबसे लेट निकला है 21:36 यानी कि 9:36 पे रात को। तो ये कौन सी तारीख है? 8 तारीख। तो क्या विकल्प में 8 है? बिल्कुल है। तो विकल्प 4 जो है वो सही उत्तर होगा। 8 तारीख को चांद सबसे देरी से निकला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऊपर दी गई तालिका में 8 जून 2021 को चांद डूबने का समय सुबह 10:15 दिया है। दिन में चांद तारे दिखाई नहीं देते। दिन में हमें चांद तारे न दिखाई देने का क्या कारण हो सकता है? नंबर 1, सूर्य के प्रकाश के कारण में हमें दिखाई नहीं देते। चांद के प्रकाश के कारण ही हमें दिखाई नहीं देते। पेड़ पौधों में छिप जाते, बादलों में। बेटा चांद तारे रहते तो है ही, लेकिन क्या होता है, सूरज की रोशनी इतनी तेज होती है कि उसके प्रकाश के कारण हमें ये दिखाई नहीं देते हैं। तो विकल्प 1 जो है वो सही उत्तर होगा। सूर्य के प्रकाश के कारण ये हमें दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्णिमा की रात चांद कैसा होता है? तो आपने कभी देखा है पूर्णिमा की रात को चांद? पूर्णिमा की रात को चांद बिल्कुल गोल होता है। तो क्या विकल्प में है? यस, विकल्प 3 ये वाला सही उत्तर होगा। पूर्णिमा की रात जो होती है वो पूरा चांद होता है, ऐसे गोल होता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमने अपने आज के इस प्रैक्टिस सेट को हल कर लिया है। आशा करती हूँ कि आप सभी को सॉल्यूशन समझ आया होगा। तो आप सभी इसको एक बार दोबारा से देखिए और स्वयं से हल करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।